Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the grammar portion of 6th grade. And the first lesson in the grammar book of the 6th class is noun cases. ठीक है, noun cases है जो हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर. ग्रामर का क्या इम्पोर्टेंस होता है, ग्रामर क्यों ज़रूरी है पढ़ना. तो ग्रामर क्या है, ग्रामर जो है वो हम जैसे कि हर एक जैसे एक लिविंग बॉडी है तो उसका जो एक फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल है. अब एक एलिमेंट है, उसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, एटम होता है. वैसे ही इंग्लिश का फंडामेंटल यूनिट क्या है, लेटर्स A to Z है. इंग्लिश का जो फंडामेंटल यूनिट है वो लेटर्स A to Z है. इन्हीं लेटर्स से वर्ड्स बना है, वर्ड्स मिलकर के फ्रेज बना है, फ्रेज मिलकर के क्लॉज बना है और क्लॉज मिलकर के सेंटेंसेस बने हैं. ठीक है, तो उस सेंटेंस जो ये जो वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस जो बने हैं, तो अगर हम एक सेंटेंस जो है वो क्या देता है हमको, इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस. और अब तब वो सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस कब देगा, जब हम उसमें ग्रामर जो है करेक्टली यूज करेंगे तब. ठीक है, तो ग्रामर की इम्पोर्टेंस क्या है. सबसे ग्रामर तो ऐसे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट इज देयर सो दैट वी शुड लर्न ग्रामर. तो ग्रामर की जो पहली इंपॉर्टेंस है वो ये है कि गुड ग्रामर एनहांसेस एक्यूरेसी एंड दस कन्वेज द करेक्ट मैसेजेस. अच्छा ग्रामर जो है वो क्या करता है, हमारी एक्यूरेसी को एनहांस करता है, बढ़ाता है, और जो भी हम बोलना चाहते हैं वो सटीक, सुनने वाला जो हमारा है उस लिसनर को, जो भी हमने स्पीक किया या हमने राइट किया, उसको जो लिसनर है उसको वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाता है. देयर विल बी नो मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर इफ वी यूज ग्रामर करेक्टली. अगर हम ग्रामर सही से यूज करेंगे तो मिसकम्युनिकेशन नहीं होती है. उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि ग्रामर इज इंडिस्पेंसिबल इन फॉर्मल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल राइटिंग. जिनको लिखने का काम होता है, ठीक है, जिनका लिखना, जैसे इफ समबडी इज राइटिंग बुक, somebody is writing letters in the offices, जो टाइपिस्ट होते हैं या फिर स्टेनोग्राफर होते हैं या फिर ऑथर, पोएट, तो वो अगर अच्छे से नहीं लिखेंगे तो वो दे विल नॉट बी एबल टू डू देयर वर्क प्रॉपरली. अगर एक स्टोरी टेलर है, अगर एक पोएट है, अगर वो करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर नहीं जानेगा तो जो उसकी राइटिंग्स होंगी कोई उसे पसंद नहीं करेगा और कोई उसे पढ़ेगा नहीं. तो इसलिए भी ग्रामर जो है वो बहुत ज़रूरी है. The third important thing about grammar is grammar increases credibility and respect. अगर हम सही से sentences को बोलते हैं, अगर हम grammar को correct use करते हैं in a sentence, तो लोग जानते हैं कि हाँ, she has a good command on her language, और वो हमारी respect करते हैं और हमारी credibility भी बढ़ती है. Good grammar sets you apart from your competition. आजकल जो भी इंटरव्यूज़ में हम जाते हैं तो ठीक है, नॉलेज तो हमारी ज़रूरी है. एक कंपटीशन को फेस करने के लिए, एक इंटरव्यू को फेस करने के लिए क्या चाहिए, हमें नॉलेज बहुत ज़रूरी है. उसके साथ करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर भी बहुत ज़रूरी है. नॉलेज है लेकिन अगर हम ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंसेस बोल रहे हैं, देन द इंटरव्यूअर विल नॉट गेट, इंटरव्यू जो है वो हमारे से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होगा. ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि नॉलेज के साथ हमारा जो ग्रामर हो वो पार्ट भी बहुत अच्छा हो, ताकि वी विल बी अ गुड स्पीकर. ओके, गुड ग्रामर बूस्ट कॉन्फिडेंस, और ये हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है. हमें पता है कि हम अपने ग्रामर को बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, तो ऑब्वियसली हम अच्छे स्पीकर होंगे, और हम जानते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो लिसनर्स होंगे वो हमसे इम्प्रेस होंगे. ठीक है, तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर. नाउ कम बैक टू द लेसन. और हमारा जो आज का लेसन है वो क्या है, नाउन केस. लेसन का नाम है नाउन केस. क्लास 5 तक हमने पढ़ा था नाउन. नाउन क्या होता है, इट्स अ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. 5 तरह के नाउन्स के बारे में पढ़ा था. नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, दैट इज proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. ओके, तो अब ये जो सारे nouns हैं ये तो हम जानते हैं. अब ये नाउन का केस क्या होता है, नाउन केसेस क्या होता है.
तो नाउन केसेस कुछ भी नहीं होता है, एक नाउन एक सेंटेंस में जो जैसे यूज किया जाता है उसको ही हम नाउन केस बोलते हैं। नाउन केस इज अनदर टॉपिक विच कम्स अंडर नाउन। द केस ऑफ अ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ द नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन केस हमें क्या बताता है कि नाउन की क्या पोजीशन है, एक सेंटेंस में नाउन की क्या पोजीशन है, ये हमें पता चलता है नाउन केस से। तो नाउन के कितने केसेस होते हैं? 5 केसेस ऑफ नाउन। देयर आर 5 केसेस ऑफ नाउन, ठीक है। एंड व्हाट आर दे? सबसे पहला होता है नॉमिनेटिव केस, ओके। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस। देन नेक्स्ट इज डेटिव केस। डेटिव केस एक्चुअली ऑब्जेक्टिव केस का ही पार्ट होता है, ओके। नेक्स्ट इज पोजेसिव केस और जेनेटिव केस, और लास्ट वन इज वोकेटिव केस। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केसेस ऑफ नाउन। एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट में कैसे यूज किया जा रहा है, सेंटेंस में कैसे यूज किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट के जैसे यूज किया जा रहा है या वो ऑब्जेक्ट के जैसे यूज किया जा रहा है, वो किसी और वे में यूज किया जा रहा है। नेमिंग वर्ड्स जो है वो किस तरीके से एक सेंटेंस में यूज किया जा रहा है, बस इतना ही है नाउन केस और कुछ भी नहीं होता है। और उसके 5 टाइप होते हैं। 5 तरह से हम सेंटेंस में नाउन को यूज कर सकते हैं। 5 तरह से एक सेंटेंस में नाउन यूज होता है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस, पोजेसिव केस एंड वोकेटिव केस, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉमिनेटिव केस क्या है। नॉमिनेटिव case. A noun is said to be in the nominative case if it is the subject of a verb. तो नाउन जो है वो नॉमिनेटिव केस में तब कहलाता है जब वो होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग हु और विच कैरीज आउट द एक्शन ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। तो एक एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं, मिस्टर राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मिस्टर राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये हमारा सेंटेंस है। और हमें क्या कहा गया है कि जो नॉमिनेटिव केस है उसमें नाउन क्या करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ एक्शन तो कुछ है ही नहीं, ये क्या है? इट इज एन इंफॉर्मेशन, ठीक है। राम के बारे में, मिस्टर राम के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो सब्जेक्ट ये भी काम करता है। टू इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट एक्ट्स इन 2 वेज। एक वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द थिंग, और दूसरा है जो एक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है अबाउट मिस्टर राम, एंड व्हाट इज दिस? दैट मिस्टर राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट बॉय कौन है? हाँ, हु is the intelligent boy? Mr. Ram. Mr. Ram is the intelligent boy, so Mr. Ram is the proper noun in nominative case. Okay, so ये proper noun है। तो कभी कभी हम proper noun को nominative case में यूज करते हैं। जब नाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है एक सेंटेंस में, तो हम उसको कहते हैं nominative केस। और ये नाम जो है वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और वो कॉमन नाउन भी हो सकता है। जैसे कि हमारा दूसरा सेंटेंस है, द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट्स। तो पेंटर जो है यहाँ पे क्या है? ये कॉमन नाउन है, ठीक है। पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट में पेंटर कॉमन नाउन है, और पेंटर क्या काम कर रहा है? ही इज पेंटिंग द पिक्चर, सो इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मतलब क्या? नॉमिनेटिव केस। यहाँ पे नाउन क्या है? पेंटर है, और पेंटर इज अ कॉमन नाउन एंड इट इज इन नॉमिनेटिव केस। तो ये हमारा क्लियर हो गया। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? सब्जेक्ट की तरह जब अगर हम नाउन को यूज करते हैं एक सेंटेंस में, तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है। अगर एक नाम, प्रॉपर नेम चाहे कॉमन नेम, एक सब्जेक्ट के जैसे यूज होते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि इट इज इन नॉमिनेटिव केस। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है? इट इज ऑब्जेक्टिव केस। नाउन जब एक ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होता है सेंटेंस में, नाउन इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केसेस इफ दे आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और इफ दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इन द वर्ब। अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होते हैं, तो उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होते हैं, दे आर
कॉल्ड एक्यूजेटिव केस। इनको हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला आई मेट योर सिस्टर, ठीक है, आई मेट योर सिस्टर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, दैट इज अ प्रोनाउन, और योर सिस्टर जो है ये क्या है, इट्स इन ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या है, यहाँ पे जो काम हो रहा है वो क्या है, मिलना, और किससे मिलना हो रहा है, सिस्टर से मिलना हो रहा है, तुम्हारी बहन से मिलना हो रहा है, तो यहाँ पे जो सिस्टर है दैट दिस इज द ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब सब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे एक्शन होता है। तो एक्शन किस पे हो रहा है, यहाँ पे सिस्टर पे, मिलने का काम किससे हो रहा है, सिस्टर से हो रहा है, सो इट इज ऑब्जेक्टिव केस। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी, द वेंडर्स सेल मैंगोज, सो हु इज द सब्जेक्ट इज द वेंडर, तो ये तो हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया। अब ये वेंडर क्या काम कर रहा है, सेलिंग का काम कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है, तो ये तो वर्ब हो गया हमारा, और वो बेचने का काम किस पे कर रहा है, मैंगोज पे कर रहा है। क्या बेच रहा है वो, मैंगोज बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंगो जो है इट इज इन ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि जो काम होता है, जो क्या काम हो रहा है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, एंड इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। तो मैंगोज जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हो गए। नाउ कम्स द डेटिव केस। डेटिव केस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का ही एक पार्ट है। डेटिव, a noun is said to be in dative case if it is the indirect object of the verb। अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो इसको हम डेटिव केस बोलते हैं। एक सेंटेंस में कभी कभी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसपे काम हो रहा है, और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि काम जिसका है उसको हम जब बोलते हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम सेंटेंस में देखेंगे, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स फ्यू एक्सरसाइजेज, तो यहाँ पे द टीचर जो है दिस इज नॉमिनेटिव केस, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, टीचर जो है वो काम कर रही है, और काम क्या कर रही है, गेव, देने का काम कर रही है। गेव द स्टूडेंट्स, किसे दे रही है, द स्टूडेंट्स को, और क्या दे रही है, फ्यू एक्सरसाइजेस, टीचर ने स्टूडेंट्स को कुछ एक्सरसाइजेस दिए, तो कुछ एक्सरसाइजेस दिए, ये क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, और अब ये जो फ्यू एक्सरसाइजेस दिया है वो किसको दिया है, तो स्टूडेंट्स को दिया है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो है हमारा, ये होगा हमारा डेटिव केस। ओके, तो डेटिव केस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं डेटिव केस। जैसे कि अगर हम ये ना भी बोलें, अगर हम सपोज हमसे बोलते हैं द टीचर गेव फ्यू एक्सरसाइजेस, ओके, सो इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लेकिन हमने किसको दिया है, अगर हम बोल रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और फिर वो क्या होता है, दैट इज डेटिव केस। ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड द स्टूडेंट इज इन डेटिव केस, इट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गिव, क्योंकि वो वर्ब गिव का काम जो कौन सा काम दिया है, तो एक्सरसाइजेस, और किसको दिया है, तो स्टूडेंट्स को दिया है। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, द पोस्टमैन बॉट सारा अ लेटर, तो पोस्टमैन ने क्या लाया है, एक लेटर लाया है, किसके लिए लाया है, सारा के लिए लाया है। तो लेटर लाने का काम जो है वो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, किसके लिए लाया है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो और पोस्टमैन तो ऑब्वियसली नॉमिनेटिव केस है, तो दिस इज नॉमिनेटिव केस, दिस इज वर्ब ऑफ द सेंटेंस, एंड दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द indirect object of the sentence. So Sara is in dative case. I hope this is clear to all of you. What is a nominative case, what is an objective case, objective case का accusative और dative. Okay, now comes the vocative case. तो vocative case क्या होता है, अब vocative case noun को कब हम noun is said to be in vocative case if it is used to call or to get the attention of a person or persons। तो अगर हम किसी को अटेंशन देते हैं, ठीक है, तो वो जो नाउन है, वो नेमिंग वर्ड जिसको हम अटेंशन देते हैं,
that is called vocative case. For example, Mr. Bill, students are waiting for you in the main hall. हमने क्या किया, मिस्टर बिल को बुलाया, पुकारा, उन्हें अटेंशन दिया, मिस्टर बिल, तो मिस्टर बिल इधर देखेंगे हमारी तरफ, हाँ, और फिर स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द मेन हॉल, तो मिस्टर बिल जो है हमने इनको नाम से बुलाया है, सो ये कहलाते हैं वोकेटिव केस. दिस इज वोकेटिव केस. मिस्टर बिल इज इन वोकेटिव केस. क्यों? क्योंकि हमने उनको अटेंशन देके उनको बुलाया. ठीक है. एग्जाम्पल एक और, ब्रदर अ लेटर फॉर यू, तो यहाँ पे हमने किसको बुलाया, ब्रदर को बुलाया, अ लेटर फॉर यू, तो ब्रदर इज इन वोकेटिव केस. वेरी इजी. वोकेटिव केस तो काफी इजी है. क्या है, अगर हम किसी को बुलाते हैं, नाम से बुलाते हैं, तो वो कहलाता है वोकेटिव केस. इट कुड ऑल्सो बी प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. जैसे कि गर्ल्स कम हियर, गर्ल्स कम हियर, तो यहाँ पे गर्ल्स क्या है, ये कॉमन नाउन है. ठीक है. और अगर मैं बोलती हूँ सारा कम हियर, तो सारा क्या है, सारा इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक है ना. और अगर हम बोलते हैं अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लेडीज और जेंटलमैन क्या है, दैट इज वोकेटिव केस. अगर हम इसमें बोलते हैं, एक सेंटेंस है जिसमें हम बोलते हैं कि अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लेडीज एंड जेंटलमैन जो है दे आर द वोकेटिव केस. ओके. So now we have done what is, now we know what is nominative case, objective case, dative case and vocative case. Now we will do what is possessive case. Possessive case क्या होता है वो देखते हैं. A noun is said to be in possessive case if it denotes possession or ownership. अगर वो क्या डोनेट करता है, किसी की पोजेशन या फिर ओनरशिप को डोनेट करता है, तो उसे हम बोलते हैं possessive case. A noun is the possessive case if governed by the noun that follows it. अगर वो जो भी नाउन को इसको गवर्न करता है, उसको पोजेस करता है, तो ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं हम पोजेसिव केस में. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जॉन्स सिस्टर हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड, तो जो हॉस्पिटलाइज्ड हुई है वो कौन है, वो जॉन की सिस्टर है. तो यहाँ पे जॉन जो है ये पोजेसिव केस है. क्यों? क्योंकि सिस्टर का ओनर कौन है, जॉन है. जो हॉस्पिटलाइज हुई है, जो गर्ल, वो किसकी सिस्टर है, वो जॉन की सिस्टर है. जॉन उसका पोजेसर है, इसीलिए जॉन जो है वो पोजेसिव केस है. ओके. तो पोजेसिव केस रूल्स एंड एग्जाम्पल्स. तो पोजेसिव केस कैसे लिखते हैं हम, जरा हम इसको देख लें. द पोजेसिव केस शोज ओनरशिप. मैंने अभी बताया, ओनरशिप बताता है. इफ वी ओन समथिंग, तो हम उसको कहते हैं पोजेसिव केस में. जो ओनर होता है वो होता है पोजेसिव केस. विद द एडिशन ऑफ apostrophe s or sometimes just apostrophe, a noun can change from simple person, place or thing to a person, place or thing that owns something. तो अगर हम बोलते हैं कि राम, तो राम क्या है, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. अगर हम बोलते हैं राम्स, तो ये क्या चेंज हो जाता है, ये उस नाउन में चेंज हो जाता है. इसका केस जो है वो ये क्या हो जाएगा, इफ दिस इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, इट विल बी यूज्ड इन एज अ नॉमिनेटिव केस और एन ऑब्जेक्टिव केस. लेकिन जब हम इसमें एक एपोस्ट्रोफी एस लगा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, दिस चेंजेस टू पोजेसिव केस. ये पोजेसिव केस में चेंज हो जाता है. ठीक है ना. और ये हमें दिखाता है कि हाँ, अब इसका कुछ, ये किसी का ओनर है, किसी चीज़ को ये ओ करता है. ठीक है ना, किसी चीज़ का ये मालिक है. देयर आर फ्यू डिफरेंट वेज टू फॉर्म द पोजेसिव ऑफ अ नाउन. तो एपोस्ट्रोफी एस तो लगता है नाउन को पोजेसिव बनाने के लिए, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसके साथ हमें पढ़ना ज़रूरी है. क्योंकि हर बार हम एपोस्ट्रोफी एस, किसी भी कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के और उसको पोजेसिव केस नहीं बना सकते हैं. तो हम कैसे, वो रूल्स क्या हैं वो हम अब पढ़ेंगे. ओके. If the
noun doesn't end with an s, अगर एक noun जो है वो s से खत्म नहीं होता है and apostrophe s to the end of the noun, ठीक है ना। तो अगर एक नाउन जो है वो एस से फिनिश नहीं होता है, उसका जो लास्ट वर्ड है वो एस नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसके लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं टू गिव इट अ पोजेसिव केस। उसको पोजेसिव केस बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज मेरी एंड हर डॉग। क्या है? मेरी है और उसकी डॉग है। द डॉग इज मैरीज पेट। ये डॉग कौन है? मैरीज पेट। हमने क्या किया, एक एपोस्ट्रोफी लगा दिया तो डॉग की ओनर हो गई मेरी। मैरी इज नॉट डॉग्स पेट, और मेरी जो है वो डॉग की पेट नहीं है, यानी कि डॉग्स पेट। मैरी इज नॉट द डॉग्स पेट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि डॉग की पेट मैरी नहीं है। ओके, तो ये हमें ये जो एपोस्ट्रोफी है इसने क्या बताया कि मैरी जो है वो डॉग को पोजेस करती है, शी इज द ओनर ऑफ द डॉग। दिस थिक कर्टन इज केपेबल ऑफ शटिंग आउट द समर सन्स हीट एंड लाइट। तो ये जो कर्टन है ये क्या कर सकता है, ये सन्स हीट, सूरज की रोशनी, सूरज क्या पोजेस कर रहा है, हीट पोजेस कर रहा है। उस हीट और लाइट को, लाइट भी पोजेस कर रहा है, उसको क्या कर सकता है, शट आउट कर सकता है, बाहर रख सकता है दिस कर्टन। ओके, तो सन किसका पोजेसर है? सन जो है इज इन पोजेसिव केस एंड इट पोजेसेस हीट एंड लाइट। उसके बाद एक और है, दिस इज द वे टू द मेंस रूम। यानी कि रूम किसका है, क्या बता रहा है ये सेंटेंस कि रूम किसका है, मेंस रूम, आदमियों का रूम है। ठीक है। शी गॉट अ जॉब इन द चिल्ड्रन सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी। उसे कहाँ जॉब मिली, चिल्ड्रन सेक्शन। तो चिल्ड्रंस सेक्शन में उसे जॉब मिली। यहाँ भी ये एस से ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये प्लूरल है और ये इट इज़ नॉट एंडिंग विथ एस, इसीलिए हमने इसमें एपोस्ट्रोफी लगाया है। आगे में हम बताएंगे कि कैसे प्लूरल्स के साथ एस एपोस्ट्रोफी किस तरीके से लगता है। ओके, सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी। So now I hope you understand what does the possession ownership of means or possessive case क्या होता है। Okay, now let's see the next case. Now there is a question for you. What is the question? Do we add another s for the possessive form of a name ending with s? अगर एक किसी का नाम s से खत्म हो रहा है, a common name or a proper name, तो क्या हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं? जैसे कि क्रिस चेयर और क्रिस चेयर, कौन सा सही है? हाँ, जेम्स कार और जेम्स कार, इसमें से कौन सा सही है? एक्चुअली बोथ वेज आर करेक्ट, दोनों ही वेज जो है वो करेक्ट हैं। ओके, अगर एक एस है, अगर वो सिंगल नाउन है, सिंगुलर नाउन है और उसमें अगर एस है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सक्यूज मी, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी हम जेम्स कार को जेम्स एपोस्ट्रोफी एस भी लिख सकते हैं एंड वी कैन सिंपली राइट जेम्स एंड एपोस्ट्रोफी। देयर इज नो नीड टू राइट एस अगेन। एक्चुअली बोथ वेज आर करेक्ट इफ अ प्रॉपर नेम एंड्स विद एन एस। अगर एक प्रॉपर नेम जो है वो एस से खत्म होता है तो यू कैन ऐड जस्ट एपोस्ट्रोफी और एन एपोस्ट्रोफी एंड एन एस। ठीक है, तो अगर एक प्रॉपर, ये सिर्फ ये रूल किसके लिए है? सिर्फ प्रॉपर नाउन के लिए है। ओके, दिस रूल इज ओनली फॉर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के लिए ही ये रूल है कि हम एपोस्ट्रोफी एस भी लिख सकते हैं इफ इट इज एंडिंग विथ द नेम इज एंडिंग विथ एस देन, और अगर ये और सिर्फ एस भी सिर्फ एपोस्ट्रोफी भी लिख सकते हैं, नो नीड टू राइट द एस अगेन। ओके, like you are sitting in Chris chair, correct? You are sitting in Chris chair, this is also correct.
have you seen James car? This is also correct and this is also correct. Where is Jess book? This is also correct. So both the ways it is correct. Okay. Now अगर plural है, but when you have a plural noun that ends in s, बहुत सारे plurals जो है वो s में खत्म होते हैं, जैसे कि cars, buses, बुक्स, है ना। तो बहुत सारे प्लूरल हैं जो एंड करते हैं किससे? एस से। तो उसमें बोथ द वेज आर नॉट करेक्ट। ओके, एंड एट जस्ट एपोस्ट्रोफी। तो अगर हमें जैसे बताना है कार्स, तो हम सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ओके, वो जो रूल था कि हाँ जेम्स कार और जेम्स कार एपोस्ट्रोफी एस और विदाउट एपोस्ट्रोफी एस ओनली एपोस्ट्रोफी, वो सिर्फ प्रॉपर नाउन के लिए करेक्ट था। इसके लिए जब वो प्लूरल के साथ हम पोजेसिव केस में जब हम एक प्लूरल नाउन को यूज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? ओनली इज द बॉयज बेडरूम, यानी कि बहुत सारे बॉयज का बेडरूम है। ठीक है, अगर हम इसको लिख दें कि दिस इज बॉयज बेडरूम, तो ये क्या होगा? ये ओनली वन बॉय का बेडरूम हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? बॉयज बेडरूम, यानी बहुत सारे लड़कियों का बेडरूम है। तो ये हम लिखेंगे एपोस्ट्रोफी हम इस तरीके से डालेंगे उसमें। माई पेरेंट्स हाउस इज अ लवली ओल्ड वन। तो यहाँ पे माई पेरेंट्स हाउस, पेरेंट्स क्या है? इट्स अ प्लूरल है, तो और इट एंड्स विद एस, तो वहाँ पे भी हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे टू मेक इट टू राइट इट इन अ पोजेसिव केस। ठीक है, इज अ लवली ओल्ड वन। द सीजर्स हैंडल, सीजर का हैंडल जो है जस्ट स्नैप्ड ऑफ। तो इसमें भी देखो सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस जो है वो एपोस्ट्रोफी यूज किया गया है, एस नहीं यूज किया गया है फिर से। लेकिन हम इसके पहले का स्लाइड में देखते हैं तो हमने क्या बोला कि ये सब सही है। क्यों? क्योंकि दिस इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है तो इसमें क्या होगा? ये सब सही होगा। लेकिन अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ ये सब सही नहीं होता है। प्लूरल में सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगता है। ठीक है ना, एस के बाद, एस के बाद। अगर एस के पहले लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ओके, अगर हम एस के पहले ये एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ प्लूरल जैसे कि चिल्ड्रन जो एस से खत्म नहीं होता है उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ये सिर्फ उन्हीं प्लूरल्स के लिए है जिनके पीछे में एस होता है। ठीक है, जिनके पीछे में एस होता है उन्हीं प्लूरल्स के लिए ये रूल है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी वाला। अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ सी, इफ यू हैव अ कंपाउंड नाउन, अगर एक कंपाउंड नाउन है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल हु जॉइंटली ओ समथिंग, अगर किसी दो लोग जो हैं उनकी एक ही पोजेशन है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? चेंज ओनली द लास्ट नाउन टू द पोजेसिव। तो सिर्फ लास्ट नाउन में ही हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे माइक एंड अमांडाज न्यू लॉफ्ट अपार्टमेंट इज रियली नीट। तो ये अपार्टमेंट जो है ये सिर्फ अमांडा की नहीं है, इट इज ऑल्सो माइक। माइक भी उसका ओनर है। ठीक है ना, तो माइक एंड अमांडाज, हमें दोनों में, माइक में भी यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक में ही लगाएंगे क्योंकि ये दोनों इसके ओनर हैं, तो वो करेक्ट है। ठीक है, प्लीज टेल एनी एंड मैरीज मदर, यानी मदर ये किसकी है? दोनों की है। ठीक है, एनी एंड मैरीज मदर दैट दे विल बी लेट गेटिंग होम फ्रॉम स्कूल, कि वो घर आने में उनको क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड नाउन का पोजेसिव केस। नाउ जस्ट सी these sentences. If you connect two nouns by and they imply separate possessions, अगर हम दो nouns को कनेक्ट करें, पहले में क्या था? जैसे कि माइक और अमांडा दोनों का एक ही पोजीशन था, लॉफ्ट अपार्टमेंट। यहाँ पे क्या है? राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल्स। तो राजा राव की नॉवेल दूसरी है और आर के नारायण की नॉवेल दूसरी है। ठीक है ना, दोनों के अलग अलग नॉवेल्स हैं, तो दोनों के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। नीताज एंड निशाज वॉच, तो नीता की वॉच और निशा की वॉच जो है वो एक ही नहीं है, ये डिफरेंट है।
तो क्या हो जाएगा ये, इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। सो नाउ यू नो कि कब कंपाउंड नाउन्स में हम कब दो नाउन्स अगर हम एक साथ यूज कर रहे हैं तो हम कब एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाएंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स सी अनदर रूल। If the possessor is a building, an object or a piece of furniture, you don't need to add an apostrophe to show possessions. अगर एक possessor जो है वो क्या है, बिल्डिंग है या फर्नीचर है, तो उसमें हम apostrophe नहीं लगाते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में apostrophe नहीं लगता है, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि द मेड क्लीन होटल्स रूम, ये रॉन्ग है, ओके, दिस इज रॉन्ग। मेड क्लीन होटल रूम, ओके। वी मेट इन ऑफिस लॉबी, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। ऑफिस लॉबी, ऑफिस की लॉबी नहीं हो को हम ऑफिस लॉबी नहीं कहेंगे, बिकॉज दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग को हम कभी भी पोजेसिव केस में नहीं लिखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को पोजेसिव केस में नहीं लिखा जाता है। शट द कार्स डोर इज ऑल्सो रॉन्ग, शट द कार डोर, ओके। कार की ही डोर है लेकिन हम उसको ऐसे पोजेसिव केस में नहीं लिखते हैं, हम एपोस्ट्रोफी नहीं यूज करते हैं उसके लिए, ओके। नेक्स्ट इज पोजेसिव केस इज नाउ यूज्ड चीफली विद द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स। पहले स्लाइड में मैंने बताया कि लिविंग थिंग्स के साथ ही हम पोजेसिव केस, जैसे कि द लॉयंस मेन, लॉयन अपने मेन का ओनर है ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो लॉयंस मेन। मिनिस्टर्स बॉडीगार्ड, मिनिस्टर के बॉडीगार्ड्स अगेन लिविंग थिंग, तो वहाँ पे भी हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। किंग्स पैलेस, राजा का महल, तो यहाँ पे भी हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। तो पोजेसिव केस इज नॉर्मली नॉट यूज्ड विद द नेम्स ऑफ अ लाइफलेस थिंग, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसे लिखते हैं उसको, द लेग ऑफ द टेबल, नॉट टेबल्स लेग, ओके। द कवर ऑफ द बुक, नॉट बुक्स कवर, ठीक है। अगर हम इसको लिख रहे हैं तो ये गलत है। द रूफ ऑफ द हाउस एंड नॉट द हाउसेस रूफ, ओके। तो अब हमें समझ में आ गया कि पोजेसिव केस जो है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ लगती है और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ओके, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या हैं। The possessive case is often used with the names of personified object। अगर हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक पर्सन के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग को हम क्या बता रहे हैं कि वो लिविंग थिंग के जैसे उसको समझ रहे हैं, तो वहाँ पे पोजेसिव केस लगेगा। जैसे नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ क्या है, नेचर्स लॉ, मदर नेचर, हमने नेचर को क्या बोलते हैं, मदर नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये पोजेसिव केस लगाएंगे, ठीक है। फॉर्च्यून्स फेवरेट, तो फॉर्च्यून क्या होता है, हमारी हमारे जो अच्छे दिन, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, जैसे कि लक्ष्मी, हम हिंदी में क्या कहते हैं, लक्ष्मी, है ना, तो लक्ष्मी का रूप है वो, तो वहाँ पे भी हम इसको लगाएंगे। अ ड्यूटीज कॉल, ड्यूटीज कॉल, तो हम अपने कर्तव्य को भी हम एक पर्सन के जैसे यूज करते हैं, ड्यूटी को भी हम एक पर्सन के जैसे बताते हैं। तो ड्यूटी जब हमें बुलाती है, हम बोलते हैं ना कि हमारी ड्यूटी हमें बुला रही है, तो वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, पोजेसिव केस यूज कर रहे हैं। एट विट्स एंड, और विट्स एंड मतलब जहाँ विट खत्म हो रही है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, विट्स एंड इज ऑल्सो यूज्ड एज अ पर्सन एंड देन it is the apostrophe s is used with this. Possessive case is also allowed with nouns denoting time, space and rate. और एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जैसे हमने बोला नॉन लिविंग थिंग्स के साथ पोजेसिव केस में नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ पोजेसिव केस नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस, कुछ चीज़ें हैं वो वहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं की जाती है। तो पहले तो अगर हम उसको एज अ पर्सन देखते हैं किसी चीज़ को, जैसे हमारी ड्यूटी है, हमारा फॉर्च्यून है, हमारा मदर नेचर है, तो वहाँ पे हम उसमें पोजेसिव केस की तरह यूज़ कर सकते हैं। और किस में यूज़ कर सकते हैं, अगर कुछ टाइम डोनेट कर रहा है, स्पेस डोनेट कर रहा है, या फिर वेट, जैसे कि अ ईयर्स टाइम, यहाँ पे हम पोजेसिव केस यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ एपोस्ट्रोफी। अ डेज वर्क, इवन यहाँ पे भी इट इज़ डोनेटिंग टाइम, तो हम वहाँ पे भी
क्या करेंगे, पोजेसिव केस यूज करेंगे एट ए स्टोन्स थ्रो, ठीक है, स्टोन्स थ्रो। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, स्पेस बता रहे हैं, स्टोन्स थ्रो है ना, तो स्पेस बता रहे कि कितनी दूरी है, तो यहाँ पे भी पोजेसिव केस यूज किया गया है। अ पाउंड्स वेट और वेट, तो टाइम के लिए, स्पेस के लिए और वेट के लिए पोजेसिव केस जो है वो यूज किया जाता है। ओके, नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइजेस। पिक आउट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट द केस। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करके और तब देखते हैं। ओके, लेट्स सी। माई सिस्टर हैज़ रिटन मी अ लेटर, ये तो दिया ही हुआ है। ओके, ये तो दिया ही हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि माई सिस्टर जो है वो क्या है, इट इज़ नॉमिनेटिव केस एंड लेटर इज ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। उसके बाद द चिल्ड्रंस टॉय आर ब्रोकन, ओके, तो चिल्ड्रन पोजेसिव केस है। गर्ल्स गो टू योर क्लास, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज वोकेटिव केस बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं, गर्ल्स गो टू योर क्लास। उसके बाद नेक्स्ट है द सर्वेंट कॉज हिज मास्टर मच ट्रेवल, तो यहाँ पे दिस इज नॉमिनेटिव केस, हिज मास्टर इज डेटिव केस, हिज मास्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डेटिव केस, और ट्रबल जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, सो दिस इज ऑब्जेक्टिव केस, दिस इज डेटिव केस एंड दिस इज नॉमिनेटिव केस। मधु, वेयर इज योर बाइक, तो यहाँ पे मधु जो है वो क्या है, मधु इज वोकेटिव केस। नेक्स्ट इज द लिटिल गर्ल हैज अ स्वीट वॉइस, लिटिल गर्ल की वॉइस कैसी है, स्वीट, तो लिटिल गर्ल जो है शी इज नॉमिनेटिव केस, और स्वीट वॉइस, तो वॉइस जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, द बेबीज हैंडकरचीफ इज लॉस्ट, तो यहाँ बेबीज जो है दिस इज पोजेसिव केस। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है दे वेंट टू मदन्स हाउस, मदन्स हाउस, तो मदन्स क्या है, पोजेसिव केस है। ओके, थ्रो द डॉग अ बिस्किट, थ्रो द डॉग अ बिस्किट, तो क्या है ये, ऑब्जेक्टिव केस, ये तो डेटिव केस है, और बिस्किट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, सो दिस इज डेटिव केस एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव केस। मैनी गर्ल्स बुक आर लॉस्ट, तो ये गर्ल्स क्या है, दिस इज पोजेसिव केस, और ये सिंगुलर प्लूरल के साथ यूज हुआ है इसलिए ओनली एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड इन दिस। अलादीन हैड अ मैजिक लेयर, तो अलादीन हो गया नॉमिनेटिव केस, और लैम्प हो गया ऑब्जेक्टिव केस। कम ऑन बॉयज, सो द बॉयज इज वोकेटिव केस। ओके, लेट्स सी another example. Write the possessive form of the following sentence. The dog belonging to the lady, तो ये क्या होगा, the dog belonging to the lady होगा lady's dog, देखो कैसे लिखेंगे, lady's dog. Then the dresses of women, तो women's dresses, women's dresses. Okay, next is the fodder meant for the oxen, तो oxen's fodder, oxen's fodder यानी कि बैल का चारा, बैल का चारा। The books for children, तो क्या हो जाएगा, children's book। तो you can see कि ये सारे जो हैं they are plural, ये सब प्लूरल हैं, लेकिन दे डोंट एंड विथ एस, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। बर्ड्स नेस्ट, अब देखो यहाँ पे इट इज एंडिंग विथ एस, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे बर्ड्स नेस्ट। ओके, बर्ड्स नेस्ट, हमने दो एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया है, एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाया है, एक ही से हमें समझ में आ जा रहा है। द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेशेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, पेशेंट्स ब्लेसिंग, क्या हो जाएगा, पेशेंट्स ब्लेसिंग। ओके, पेशेंट्स ब्लेसिंग। द सीट्स मेंट फॉर द क्लास, फिर यहाँ पे भी क्लास एपोस्ट्रोफी, ओनली एपोस्ट्रोफी, नो एस अगेन, seats, class seats. The flats in which teachers live,
तो टीचर्स, फिर अगेन द सेम थिंग, द टीचर्स फ्लैट, ओके। देन द एड्रेसेस ऑफ माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एड्रेसेस, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा इसमें, फ्रेंड्स एड्रेसेस, ओके। द हॉस्टल फॉर बॉयज, तो यहाँ पे भी ओनली एपोस्ट्रोफी लगेगा, बॉयज हॉस्टल, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। Let's see this exercise. Take the correct possessive form of the following. The order issued by the officer. Officer का order है तो वो क्या हो जाएगा, officer's order, ठीक है। उसके बाद है the poem written by Wordsworth. Wordsworth की लिखी हुई poem है तो वो क्या होगी, it will be Wordsworth's poem, okay. The experience of 5 years. 5 years experience, okay, so this will be correct क्योंकि वो टाइम बता रहा है, तो टाइम को जो डोनेट करता है उसको हम एपोस्ट्रोफी में लिखते हैं। द पैलेस ऑफ द किंग, तो किंग्स पैलेस, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज द हाउस ऑफ माई प्रिंसिपल, तो माई प्रिंसिपल्स हाउस। द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर, तो ये क्या होगा, शेक्सपियर प्लेज, ठीक है। द नॉवेल्स रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, तो चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स हैं, तो इवन दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो चार्ल्स डिकेंस, सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। वी कैन आइदर राइट इट दिस वे, और अगर हम इसके बाद एक और एस लगाना चाहें तो हम वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट्स ऑफिस, क्योंकि ये सारा जो है वो लिविंग थिंग्स है, इसीलिए हम उसमें हम उसको देखते हुए लगा रहे हैं। द फ्लैट ऑफ मिस्टर दास, तो मिस्टर दास का जो फ्लैट है उसके लिए है, तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। द यूनिफॉर्म वॉर्न बाय डॉक्टर, ओके, तो यूनिफॉर्म वॉर्न बाय डॉक्टर जो होगा, डॉक्टर्स यूनिफॉर्म, एक ही डॉक्टर है, देर आर नॉट डॉक्टर्स, सो इट इज डॉक्टर्स यूनिफॉर्म, ओके। विद दिस we complete our nominative case, not just the nominative case, noun case, and I hope you have understood it well. In our next class we will do the second chapter of our grammar book. Until then, bye bye, take care and be good.